गुड मॉर्निंग मित्रों। देखते हैं आज एकम नंबर 12 रेडियम की आत्मकथा, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसका जन्म सन 1864 और निधन 1938 यह बताया गया है। यह रेडियम की आत्मकथा यह एक विज्ञान वार्ता से लिया गया है एकम, जिसके अंदर रेडियम खुद अपनी आत्मकथा बताता है। मित्रों देखो, यह आत्मकथा कभी कभी हमारे प्रश्न पत्र में निबंध के रूप में कोई भी विषय पर पूछी जाती है, तो इतना ध्यान रखें कि आत्मकथा हम अपने बारे में बताते हैं। जैसे कि गांधी जी ने सत्य के प्रयोग आत्मकथा लिखी, तो गांधी जी ने अपने जीवन के बारे में स्वयं बताया, इसे आत्मकथा कहते हैं। हम अपने जीवन के बारे में उत्पत्ति से लेकर इसकी मृत्यु नहीं बताते, उत्पत्ति से लेकर अंत तक की बात हम दूसरों को बताते हैं, उसे आत्मकथा कहते हैं। जैसे कि भिखारी की आत्मकथा लिखनी है, तो एक भिखारी था ऐसा लिखोगे तो गलत, लेकिन मैं एक भिखारी हूँ, हम स्वयं भिखारी बन जाए और हम अपनी कथा दूसरों को सुनाए, उसे बोलते हैं आत्मकथा। तो यह रेडियम खुद अपनी आत्मकथा हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो ऐसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसे हिंदी साहित्य के प्रथम सृजन साहित्य के आचार्य माने जाते हैं, हिंदी साहित्य के सृजन में महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई है। ऐसे द्विवेदी ने यह विज्ञान वार्ता के आधार पर रेडियम की आत्मकथा बताई है। रेडियम के बारे में देखा जाए तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने 1858 में की थी, और वह रेडियम का धातु में निर्माण 1910 में हुआ था। तो ये रेडियम एक बहुमूल्यवान धातु है। इसका मूल्य सोने और चांदी से भी अधिक है। रेडियम का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में बहुत महत्व उपयोगी है। असाध्य बीमारी के इलाज के लिए भी यह रेडियम बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के लिए रेडियम बहुत उपयोगी है। वर्तमान अवस्था में हमारे तक पहुंचने की कठिन यात्रा करके यह रेडियम हमारे तक कैसे पहुंचा, इसकी आत्मकथा के रूप में यह एकम रेडियम है। रेडियम खुद अपनी उत्पत्ति, अपनी अवस्था, अपने उपयोग, इसके बारे में यह सुंदर ढंग से बताया गया है। द्विवेदी जी ने सुंदर बात बताई है। इसके अंदर संस्कृत, अरबी और फारसी शब्दों की भरमार है। यह एकम पूरा का पूरा विज्ञान पर आधारित हो वैसा लगता है, लेकिन हम हिंदी में उसको सरलता से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सब अपनी अपनी किताब निकालें और मेरे साथ साथ आप किताब में भी ध्यान रखें, ताकि
व्याकरण सह यह एकम हम अच्छी तरह से पढ़ सकते। तो देखें, मैं कहाँ जन्मा, यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से भी परे। रेडियम बताता है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, वह कहना मेरे लिए अशक्य है और तुम इसके बारे में कल्पना भी कर सकते नहीं, कल्पना से भी परे है और मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात है। मेरे जन्म के बारे में जानने की इच्छा हो तो ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल से अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति। ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मांड और कल्पनातीत गेह मतलब घर, अनंत ब्रह्मांड और कल्पनातीत गेह और अपरिचित अपरिच्छिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई। ऐसे स्थान पर रेडियम कहता है कि मेरी उत्पत्ति हुई अनंत ब्रह्मांड और अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न घर में मेरी उत्पत्ति हुई। मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। मैं निराधार था, मेरा कोई आधार नहीं था और अनंत शून्य में कि जहां बिल्कुल शून्यावकाश था, ऐसे शून्यावकाश स्थान पर अनंत काल तक निराधार कई वर्षों तक मैं अकेला अकेला घूमता रहा। इस बीच अद्भुत घटना घटी। मैं अकेला निराधार अनंत ब्रह्मांड में कई समय तक घूम रहा था। ऐसे समय में एक अद्भुत घटना घटी। देखिए कौन सी घटना घटती है। एक परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। देखिए एक शब्द है ज्योतिर्मय। जगमगाता, ज्योतिर्मय मतलब जगमगाता, उसे प्रकाशित भी बोलते हैं। तो ये ऐसी घटना घटी कि परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। देखिए यहां परमाणु शब्द आया है, एक विज्ञान का शब्द है। परमाणु मतलब एकदम बारीक छोटे से छोटा कण। यह छोटे से छोटे कण सभी मिलकर परमाणु अणु बनते हैं। परमाणु का मिलना बनता है अणु। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु में होता है, इसलिए परमाणु व अणु का छोटा भाग है। तो ऐसे छोटे छोटे कण परमाणुओं के कणों से मैं चारों तरफ से घेर गया और वायव्य सागर का एक अंश बन गया। देखिए वायव्य दिशा में आया हुआ सागर, उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच का जो कोना है उसे हम वायव्य दिशा बोलते। तो वायव्य सागर का मैं एक अंश बन गया। इस दशा में मैं कई युगों तक तथा तमाशा देखता जाता था और यही अवस्था में मैं कई युगों तक, देखे युग, कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, ऐसे युग कई वर्षों से यह युग बनता है। तो ऐसे कई युगों तक मैं यही अवस्था में पड़ा रहा और तमाशा देखता जाता कि कैसे एक परमाणु दूसरे, तीसरे और चौथे परमाणु से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। मैंने बताया कि परमाणु मिलकर क्या बनते हैं, अणु। कि किस प्रकार 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार परमाणु मिलकर एक नया आकार अणु का रूप धारण करता है। अणु मतलब हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं वैसा कोई भी पदार्थ। तो ये किससे बनते हैं, परमाणु से। अब गर्मी बढ़ने लगी। देखिए गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और असह्य हो उठी, असह्य, जिसे
जिसे हम सह नहीं सकते उसे बोलते हैं असह्य। तो गर्मी असह्य हो उठी, बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई, ब्रह्मांड में गर्मी बढ़ गई, हलचल होने लगी, आकाश में गर्जन तर्जन होने लगा, बिजली चमकने लगी, परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे। परमाणु भी आपस में क्या लगने लगे, टकराने लगे और उनकी गति वेगवती हो गई। और एक परमाणु की जो गति थी वह वेगवंती मतलब तीव्र, वेगवंती मतलब तीव्र। वेगवंती मतलब तीव्र। परमाणु आपस टकराने लगे और एक परमाणु की गति भी तीव्र हो। उस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश, और यही अवस्था में मैं कई वर्षों तक, कई अरब वर्षों तक, अरब मतलब एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खर्व, निखर्व, यह एक हमारा गाणितिक माप है। तो इसी प्रकार मैं कई अरब वर्षों तक मैंने इस अवस्था में रहकर देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश, कि यही अवस्था में मैं कई समय तक पड़ा रहा और मैंने तब समझ पाया कि मैं जलती हुई और बहुत मूल्यवान कोई एक वस्तु का अंश मतलब भाग, मैं बहुत मूल्यवान हूं और जलती हुई चीज हूं, और मैं एक कोई बहुमूल्यवान धातु का मैं कोई भाग हूं, ऐसा मैंने सोच लिया। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा। देखिए यही अवस्था में, यह जलती हुई अवस्था में रेडियम कहता है कि मैं कई युगों तक पड़ा। निदान दसों दिशाओं में बड़ा गर्जन तर्जन होने लगा। देखिए यहां शब्द है निदान। आखिर अंत में 10 दिशाओं में बड़ा गर्जन तर्जन होने लगा। 10 दिशा, 4 कोने, 4 दिशा ऊपर और नीचे, उसे 10 दिशा बोलते हैं। तो 10 दिशाओं में बड़ा गर्जन तर्जन होने लगा और मेरे पहले संसार की रचना, रेडियम कहते हैं कि मेरी रचना हो जाए उसके पहले संसार की रचना हुई। संसार मतलब दुनिया की रचना हुई। मेरी संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे सुंदर ग्रह बना, कि मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, इस संसार में मेरा प्रवेश कैसे हुआ, और धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना, या पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में एक नई रचना हुई। कुछ ग्रह बने जो जीवित प्राणियों से भरा और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था, एक ग्रह बना, और एक ग्रह पर जीवित प्राणियों भी थे, बड़े बड़े आलीशान नगर भी थे। इन विषयों का विस्तार कर मैं तुमको थकाना नहीं चाहता, और इसके बारे में लंबी चर्चा करके रेडियम कहता है कि मैं तुम्हें थकाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बोर करना चाहता। यह नवीन संसार निर्जल भूमि और मरुभूमि से परिणित था। ये जो नया ब्रह्मांड हुआ, जो नई रचना हुई, यह रचना में समय या कालांतर यह भूमि निर्जन भूमि बन गई, निर्जल जल रहित भूमि बन गई। मरुभूमि का अर्थ होता है रेगिस्तान, रण प्रदेश। यह पूरा का पूरा प्रदेश वीरान हो गया और अंत में फटकर मिट गया। ये जो नए ब्रह्मांड की रचना हुई थी, नई सृष्टि की जो रचना हुई थी, जहां
मानव जाति, जीव जंतु, प्राणी सब थे, बड़े बड़े नगर थे। लेकिन कालांतर वह भूमि निर्जल हो गई, रेगिस्तान बन गई और एक समय ऐसा आया कि वह अंत में फटकर मिट गई, लुप्त हो गई, ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थ के रूप में परिणित हो गया। इस महाप्रलय काल में मैं इस संसार में बड़े वेग से फेंका गया। महाप्रलय जिसके अंदर सब कुछ नष्ट हो जाता है, प्रलय मतलब महाविनाश, कोई जीवित रहता नहीं। तो ये नई सृष्टि की जो रचना हुई थी वह सारी सृष्टि महाप्रलय के कारण नष्ट हो गई और इसी वक्त मैं इस संसार से बड़े वेग से फेंका गया। ये संसार था, इस संसार के अंदर मैं प्रविष्ट हुआ था, लेकिन महाप्रलय के कारण मैं बड़े वेग से, वेग मतलब गति से फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। एक संसार में से फेंका गया, मैं दूसरे संसार में पहुंच गया। यह दूसरा संसार कालांतर में नष्ट हो गया और ये जो दूसरा संसार था वह भी कालांतर मतलब समय बीतते बीतते वह नया संसार भी नष्ट हो गया। तो देखिए रेडियम की उत्पत्ति कितनी कठिन है, कितनी भयानक है। इस प्रकार मैं एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ इस अग्निकुंड में गिरा। देखिए, एक ब्रह्मांड से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इसी प्रकार कालांतर ब्रह्मांड नष्ट होते गए और रेडियम एक से दूसरे ब्रह्मांड, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ब्रह्मांड में चला जाता रहा और आखिर में वे ऐसे स्थान पर आ गया कि एक अग्निकुंड, जलता हुआ अग्नि का गोला, यह अग्निकुंड के अंदर में आकर गिरा, जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गई। और कालांतर समय पसार होते होते यह अग्निकुंड सिकुड़ता गया, ठंडा होता गया और धीरे धीरे वह अग्निकुंड पृथ्वी का रूप धारण कर लिया। और ये पृथ्वी आज हम जहाँ जीवित हैं, आज हम जहाँ रहते हैं, वह विविध देशों से, महासागरों से, पर्वतों से, नदियों से, झरनों से और वनस्पतियों से घेरी हुई यह पृथ्वी में मेरा अंतिम जन्म हो। देखिए, यह पृथ्वी पर रेडियम कैसे आया वह अपनी आत्मकथा के रूप में बताता है। आदि युगों से उसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन अंत में वह पृथ्वी पर कैसे आया, वह कठिन सफर यहां तक हमने देखी। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था। देखिए, यात्रा करते करते रेडियम कहता है कि मैं थक गया था, इसलिए पृथ्वी के ऊपर के भाग में रहने की मेरी इच्छा नहीं थी। क्या कि पृथ्वी के ऊपर के भाग में मैं रहूं तो फिर से मुझे वहीं से जगाया जाए, मेरी निद्रा में खलल पड़े। मैं कई लंबी यात्रा करते थक गया था, मैं आराम करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पृथ्वी के ऊपर के भाग में रहना चाहता नहीं। क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया और मुझे आराम करना आवश्यक था। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर अन्य धातुओं के साथ लेट गया और इसी कारण मैं पृथ्वी के नीचे की तह, नीचे की तह, तह मतलब नीचे का भाग, पृथ्वी के नीचे मेरे अन्य सहचर, साथ साथ रहने वाले सहचर, जैसे सहपाठी होते हैं, साथ साथ पढ़ने वाले सहपाठी, इसी प्रकार साथ साथ रहने वाले उसे बोलते हैं सहचर। तो पृथ्वी के नीचे की तह पर, पृथ्वी के नीचे के भाग में जो अन्य धातुएं छिपी हुई थी, और ये रेडियम भी एक धातु है, इसलिए अन्य धातुओं के साथ, अपने अन्य मित्रों के साथ मैं लेटा
रहना चाहता था, मैं सोना चाहता। घोर निद्रा ने आकर घेरा और मैं कुंभकर्णी निद्रा में निमग्न हो गया। अब पृथ्वी के नीचे के भाग में मैं अन्य साथी मित्रों के साथ लेट गया और ऐसा लेटा कि मैं घोर निद्रा में सो गया। और वे घोर निद्रा भी कैसी? कुंभकर्ण की निद्रा। जैसे रामायण में हमने देखा था ना कि कुंभकर्ण एक राक्षस है, वह इंद्रासन मारते समय सरस्वती देवी की भगवान ने उसके जीव पर बैठा दिया और इंद्रासन के बदले वह इंद्रासन मांग बैठा। कुंभकर्ण सोता रहता है, बहुत मुश्किल होता है उसको जगाना। तो इसी प्रकार यह रेडियम भी पृथ्वी के नीचे की छत पर, नीचे के भाग में कुंभकर्ण की निद्रा में निमग्न हो। निद्रा पूरी भी न हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठाना गया। अब रेडियम कहते हैं कि मैं घोर निद्रा में सोया हुआ था, मुझे लंबी निद्रा लेना था, मुझे बहुत आराम करना था, लेकिन मेरी निद्रा अभी पूरी नहीं हुई और मुझे अध बीच में जगाया गया। जैसे कुंभकर्ण की निद्रा अभी पूरी नहीं हुई थी और राम रावण का युद्ध चलता था, इसलिए रावण ने राम के सामने लड़ने के लिए कुंभकर्ण को कच्ची निद्रा में से जगाया था। इसी प्रकार यहाँ रेडियम भी कहता है कि मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी और मुझे आगे की यात्रा के लिए फिर से जगाया गया। मैं इस हरिण्य गर्भ के पेट में कई करोड़ों कई पद्म से विद्यमान था। हरिण्य गर्भ એટલે प्राणात्मा। हरिण्य गर्भ का अर्थ क्या होता है? प्राणात्मा। तो मैं इस हरिण्य गर्भ के पेट में कई करोड़ों कई वर्षों कई पद्मों से विद्यमान था, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता न पा सका था कि पृथ्वी के अंदर मैं करोड़ों वर्षों खर्व निखर्व शंकु ऐसे कई हजारों वर्षों से मैं यह पृथ्वी के पेटाल में पड़ा था, लेकिन किसी को मेरे बारे में कोई पता नहीं था, कोई मुझे कुछ जानता नहीं। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कट कर समुद्र में डूबता गया। हम भूगोल में कई बार देखते हैं कि धरती નું ધોવાણ થાય છે કઈ રીતે? પાણી અને પવન દ્વારા। तो इसी प्रकार कई करोड़ों लाखों वर्षों तक आंधी पानी पवन से मेरा या पृथ्वी का ऊपरी भाग, मिट्टी का भाग जो था वह कट कट कर धीरे 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 समुद्र के अंदर जाने लगा और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया। और जैसे जैसे मेरा ऊपर का भाग निकलता गया वैसे वैसे मैं पृथ्वी पर से अंदर से जो छुपा था वह धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी गाढ़ी मित्रता हो गई थी कि पृथ्वी के अंदर की सतह पर कई वर्षों तक रहने के कारण अंदर छुपी हुई धातुओं के साथ मेरी गाढ़ मित्रता हो गई थी। मेरी मित्रता गाढ़ हो गई थी। मैं बराबर इसके साथ रहता था, मैं उन धातुओं के साथ रहता था। अनेक सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। हम सुख में सुखी और दुख में दुखी, हम साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम पृथ्वी के अंदर के भाग में रहते थे। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे मेरे चीर संगीनियों से अलग कर मनुष्यों के सामने उपस्थित कर दिया। देखिए चीर संगी का मतलब होता है कई दिनों से साथ रहने वाले। हमारी जो पत्नी होती है वह पत्नी को चीर संगिनी बोलते हैं, क्योंकि पत्नी हमारे साथ अंत तक रहती है, मृत्यु तक रहती है। जो बच्चे होते हैं लड़के अलग हो जाते हैं, लड़कियां ससुराल चली जाती हैं, लेकिन जो पत्नी होती है वह हमें अंत तक हमारे साथ देती है, इसलिए पत्नी को चीर संगिनी बोलते हैं। तो इसी प्रकार यह रेडियम पृथ्वी के नीचे के भाग में कई धातुओं के साथ रहता था, इसलिए ये सारी धातुएं थी उसकी चीर संगिनी थी। अब
उसे चीर संजीवियों से अलग करके मुझे मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया। किसने? वैज्ञानिकों ने। हमने बताया कौन था वह? मैडम क्यूरी। वियोग का फल कड़वा होता है। वियोग होता है वह कड़वा होता है। वियोग को सहना मुश्किल होता है। वियोग का विरोधी होता है संयोग। संयोग मतलब मिला और वियोग मतलब बिछड़ना। यदि मैं चाहता तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों और फिर मनुष्य को चखा देता था। अगर मेरी इच्छा होती तो इसका दुष्परिणाम, इसका परिणाम मैं वैज्ञानिकों को और बाद में मनुष्य को मैं चखा सकता था कि मुझे हैरान करने का परिणाम क्या होता है, मुझे पृथ्वी के भीतर से जगाने का परिणाम क्या होता था, वियोग का फल कैसा होता है, इसके बारे में मैं वैज्ञानिकों को भान करा सकता था। किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर ना, लेकिन ऐसा करना मुझे मंजूर नहीं था। मैंने सोचा कि ऐसा करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि पशुओं में सिंह की जैसी धाक जमी रहती है, देवताओं में इंद्र जैसा माना जाता है, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित हो, वैसे ही मैं मौलिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर मनुष्य ने मुझे बैठाया। उन पर मेरा प्रसन्न रहने का यही कारण। जिस प्रकार जंगल में शेर सिंह व राजा होता है, कंकड़ों में रत्न व राजा होता है और देवताओं में इंद्र व राजा होता है, वह सर्व सम्मानित होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी सर्व धातुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे मूल्यवान कीमती माना जाता है। मेरे साथ सब लोग आदर से पेश आएंगे, इसलिए मैंने ऐसा सुअवसर पाकर मैं प्रसन्नता से लोगों के सामने आकर बैठ गए। देखिए, इसकी उत्पत्ति के बारे में कभी कभी एक वाक्य में यह प्रश्न पूछा जाता है, कभी विकल्प में भी पूछा जाता है कि मेरी उत्पत्ति पिच ब्लेडी नामक खनिज पदार्थ से हुई है। देखें, रेडियम की उत्पत्ति पिच ब्लेडी, क्या? पिच ब्लेडी नामक पदार्थ से हुई है। यूरानियम मेरे पितामह, पितामह मतलब पिता के पिता, यह शब्द समुद्र एक शब्द कहा जाता है पितामह, पिता का पिता व पितामह, माता की माता व मातामह ही बोलते हैं। आयोनियम वह मेरे पिता है। कहने का मतलब कि इसकी उत्पत्ति बीच ब्लेडी नामक पदार्थ से हुई है। यह रेडियम है, उसके पितामह है यूरानियम और इसके पिता का नाम है आयोनियम। इसका मतलब यही हुआ कि यूरानियम में से आयोनियम बना है और आयोनियम में से रेडियम की उत्पत्ति हुई। अर्थात यदि तुम यूरानियम को कुछ देर यूं ही रख लो और इससे आप आयोनियम और आयोनियम में से मैं बन जाऊंगा। हमने बताया कि आयोनियम को कई समय तक पड़े रहने दो तो इसके अंदर से रेडियम अपने आप बन जाता। इसलिए रेडियम के पिता का नाम है आयोनियम और इसके पितामह का नाम है यूरानियम। देखिए, यहाँ हम रेडियम की उत्पत्ति के बारे में देखा, जन्म कहाँ हुआ, वैज्ञानिक के पास कैसे आया, हमारे साथ कैसे रहने लगा, वह सुंदर बात हमने यहाँ बताई। देखिए, यह कम हम यहाँ तक स्थगित करते हैं। अब इसके उपयोग के बारे में हम दूसरे क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।